तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 91 अब पूरा आ चुका है और ये चैप्टर ड्रैगन बॉल सुपर की उस स्टोरी की तरफ अब जा रहा है जहां तुम्हें बीस्ट गोहान और सेल मैक्स देखने के लिए मिलेगा। जिन्होंने अगर इसकी ये मूवी को देखा है तो वो जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और उसी मूवी को थोड़ा डिटेल में दिखाते हुए इस चैप्टर्स में हमें दिखाया जाएगा और उन डिटेल्स पर मैं ध्यान देते हुए तुम्हें एक्सप्लेनेशन सही से दूंगा। साथ ही इसे मैं शॉर्ट तरीके से और जल्द ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन चैप्टर का मजा तुम्हें पूरा दूंगा। तो पिछले चैप्टर में तुमने देखा ही होगा कि कैसे गोटेन, ट्रंक्स और क्रिलिन के सभी पुलिस वाले साथी मिलकर डॉक्टर हैडो को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं, जहां वो एक और हाचिमारू नाम की स्पाई बी को बनाता है और उसे एक नए मिशन की तरफ भेज देता है, जहां से अब ये चैप्टर चालू होता है जिसका नाम है द रिसरेक्टेड रेड रिबन आर्मी, पुनर्जीवित लाल रिबन सेना। अब कहानी पिकलो की तरफ जाती है जो कि एक जगह पर बिल्कुल शांति से खड़ा होता है, जो कि पैन का किंडरगार्टन स्कूल होता है, जहां सब उसे देख रहे होते हैं क्योंकि वो कितना ज्यादा लोगों से अलग दिखाई देता है वो तो सबको दिखाई दे रहा होता है। और वहीं पर सब अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए हुए होते हैं और वहां पर पिकलो भी पैन को ही लेने आया होता है, जिसे वो देखकर बहुत खुश होता है और पैन भी स्माइल करते हुए सीधा उसकी तरफ आती है और वो बताता है कि गोहान और विडेल वहां क्यों नहीं आए क्योंकि वो अपने काम में बिजी होते हैं, इसलिए पिकलो पैन को पिक करने आया होता है। अब पिकलो पैन को ले जाते हुए कहता है कि क्यों ना तुम मेरी जगह पर फिर से आना चाहोगी, जहाँ पैन भी खुश होकर कहती है कि हाँ। अब कहानी पिकलो के एक नए घर की तरफ जाती है जहाँ पर पैन जाते ही ट्रेनिंग करने लगती है और फिर पिकलो को देखकर वही सेया मैन वाला डायलॉग मारने लगती है कि इस दुनिया से हम सभी बुराई को मिटा देंगे और सेया मैन इधर है, जिसे सुन के पिकलो थोड़ा चिढ़ जाता है। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और पिकलो और पैन में इस चीज को लेके बहस होने लगती है कि ये सेया मैन चीज है क्या, और पैन बात करते करते एक मेंढक को देखती है और सीधा उसके पीछे दौड़ने लगती है, जिसके पीछे दौड़ते दौड़ते वो एक चट्टान पर जाकर खड़ी हो जाती है और उस मेंढक को पकड़ने के लिए सीधा चट्टान से कूद जाती है, जिसे देखकर पिकलो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो वहां देखता है कि पैन एक डाली से लटकी हुई है और उस फ्रॉक को भी पकड़े हुए है, जिसे देखकर अब पिकलो थोड़ा सांस भरता है और वहां खड़ा होकर उसे देखने लगता है और पैन भी वहां से कूद के वापस चट्टान के ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर पिकलो कहता है कि तुम में जिगरा तो है पैन, और अगर तुम एक सुपर हीरो बनना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हें ट्रेन करूं। जिसे सुनकर पैन एकदम खुश हो जाती है कि क्या सच में, और ये सुनकर एकदम खुश होकर वहां खड़ी हो जाती है और अब पिकलो भी पैन को ट्रेन करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि यही वो उम्र थी जिस उम्र में मैंने गोहान को भी ट्रेन किया था, तो ये टाइम बिल्कुल तुम्हारे लिए सही रहेगा। अब पिकलो अपने पोशाक को उतारते हुए वहां पर कहता है मैं तुम्हें डीमन क्लैन के एकदम बहादुर मेंबर की तरह बना दूंगा पैन। अब वहां जैसे ही पिकलो अपना पोशाक उतार के खड़ा होता ही है कि पैन सीधा पिकलो के ऊपर चढ़ जाती है और उसके सिर पर लगे एंटीनास को पकड़कर खींचने लगती है, जिससे पिकलो चिढ़ जाता है और चिल्लाते हुए उसे रोकने लगता है। अब कहानी वेस्ट सिटी के पुलिस स्टेशन की तरफ जाती है और वहां पर एक पुलिस मोहतरमा इस बारे में बता रही होती है कि रेड रिबन आर्मी कितनी ज्यादा एविल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, और वो बताती है कि 30 साल पहले यही वो थी जो कि लोगों को लगा था कि अब गायब हो चुकी है, लेकिन अब वो दोबारा जाग चुकी है और उसे अब एक मैगेंटा लिबन नाम का इंसान चला रहा है। अब उसमें से एक पुलिस वाला ये कहता है कि क्या मैगेंटा रेड फार्मेसियल्स का प्रेसिडेंट नहीं है, और उसका जवाब देते हुए वो फीमेल पुलिस वाली कहती है कि ये रेड फार्मेसियल्स एक बस अच्छा चेहरा बनाने के लिए उनका काम है, जो कि उनके बुरे काम को छुपाने के लिए उन्होंने किया है, और अब उनका टारगेट ये है कि वो डॉक्टर हैडो जो जेल में अब बंद है उसे वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अब वो क्रिलिन को इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। अब क्रिलिन यहाँ पर बताता है कि डॉक्टर हैडो डॉक्टर जेरो और डॉक्टर वॉमी का पोता होता है, जो कि डॉक्टर जेरो के दूसरे बेटे का जेवो का बेटा होता है, और डॉक्टर हैडो का पिता जब ही एक एक्सीडेंट में मर गया था जब डॉक्टर हैडो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करता था, और वो उसके बाद अकेले रहने लगा, लेकिन वो धीरे धीरे चीजें सीखता गया, जो कि बहुत ज्यादा जीनियस था, और उसने 14 साल की उम्र में ही अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर ली थी। लेकिन उसके इतना सब करने के बाद भी उसके परिवार का बैकग्राउंड खराब होने की वजह से उसे किसी भी लेबोरेटरी में काम नहीं मिला, इसलिए उसने खुद से ही अपनी रिसर्च को चालू रखा। अब वहाँ एक पुलिस वाला ये सवाल पूछता है कि वो डॉक्टर हैडो को क्यों चाहते हैं, और अब वो फीमेल पुलिस वाली बताती है कि जो उसके दादा थे डॉक्टर जेरो, उस पे कुछ ऐसे बायो वेपन का डाटा है जो कि डॉक्टर हैडो बना सकता है। अब वो फीमेल लेडी बताती है कि डॉक्टर हैडो 3 महीने के अंदर छूट जाएगा, जिसके लिए अब रेड रिबन आर्मी उसके पीछे पड़ेगी और उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगी, और उसी समय पर हम उसे पकड़ लेंगे और उनके छुपे हुए ठिकाने का भी पता लगा लेंगे। अब कहानी रेड रिबन आर्मी के रेड फार्मास्यूटिकल्स की तरफ जाती है और वहाँ पर हम डॉक्टर हैडो के हाचिमारू बी को भी देखते हैं, जो कि उसी रेड फार्मास्यूटिकल्स की तरफ जा रही होती है और वो एक इंसान के पीछे चल रही होती है जो कि कार्मिन होता है। अब वो स्पाई
बी सीधा उसी का पीछा करती है और हम वहाँ देखते हैं मैगेंटा और कार्मिन को, जहाँ मैगेंटा कार्मिन से कहता है कि कार्मिन क्या तुमने डॉक्टर हेडो को ढूंढ लिया। और अब वो यहाँ पर बात करते हैं कि वो प्रिजन में है, लेकिन वो हमें जल्द ही यहाँ चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा जरूरी है रेड रिबन आर्मी के लिए। और उन्हें यहाँ पर ये पता होता है कि वो 3 महीने के अंदर बाहर आ जाएगा, इसलिए वो सब अब बैठकर वहाँ तैयारी कर रहे होते हैं। जहाँ मैगेंटा बताता है कि तुम जानते हो कि मैं उसे क्यों चाहता हूँ, जानते हो कि मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड को बनाना दोबारा से चाहता हूँ, जिसे बनाने में मेरे पिता फेल हो गए थे। अब कहानी जेल की तरफ जाती है जिसके अंदर डॉक्टर हेडो को रखा गया है और वहाँ हम देखते हैं कि 3 महीने बाद ही डॉक्टर हेडो छूट जाता है और वहाँ से निकलते हुए ही एक बड़ा सा ब्लास्ट वहाँ करते हुए जाता है। और उसी समय पर रेड रिबन आर्मी का कमांडर उससे मिलता है जो कि होता है मैगेंटा, और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, जिसके बारे में डॉक्टर हेडो पहले ही जानता है कि वो क्या करता है, जिसे सुन के मैगेंटा भी काफी चौंक जाता है। और डॉक्टर हेडो बताता है कि तुम मुझ पे छुप के निगरानी रख रहे थे, बल्कि मैं तुम पे छुप के निगरानी रख रहा था। और वो ऐसा बोल के हाचिमारू को अपने पास बुला लेता है, जिसे देखकर मैगेंटा भी काफी चौंक जाता है कि ये क्या चीज है, जिसके बारे में अब डॉक्टर हेडो बताता है कि ये मेरी बनाई हुई साइबोर्ग भी है, जिसे मैं लोगों पर छुपकर नजर रखने के लिए रखता हूँ। अब बातों ही बातों में डॉक्टर हेडो ये भी बता देता है कि ये रेड रिबन आर्मी क्या है, इसके बारे में मुझे पता है, जिसको सुन के मैगेंटा काफी हैरान हो जाता है और उसे तुरंत कार में बैठने के लिए कहता है, जिसके बारे में वहीं पर क्रेलिन भी सब छुपकर सुन रहा होता है और सीधा उसकी कार का पीछा करने लगता है, जहाँ पर ये सब पुलिस के हेडक्वार्टर्स द्वारा ही देखा जा रहा होता है। अब क्रेलिन उनकी गाड़ी में लटकता हुआ उनकी सभी बातों को सुनता हुआ उनके साथ ही जा रहा होता है। और अब मैगेंटा डॉक्टर हेडो को मस्का लगाते हुए अपनी टीम में आने के लिए कहता है, जहाँ वो बताता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में सुना कि वो कैसे मारे गए थे, जिसके बारे में डॉक्टर हेडो कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि मैंने उन्हें देखा भी नहीं था जब मैं बच्चा था। फिर मैगेंटा कहता है कि वैसे वो बहुत ज्यादा जीनियस थे, उनके पास एंड्रॉइड की जो मैन्युफैक्चरिंग स्किल थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, और इसीलिए मुझे एक रिसर्च के तौर पर तुम्हारी जरूरत है, जो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की ही रिसर्च है। जिसे सुनकर डॉक्टर हेडो कहता है कि ओ अच्छा, अब तुम जीनियस डॉक्टर जेरो को हटाकर सुपर जीनियस डॉक्टर हेडो को लाना चाहते हो। जिसे सुनकर मैगेंटा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ही जरूरत है एक रिसर्च पर, मैं तुम्हें हर एंड्रॉइड पर काम करने के लिए 300 मिलियन दूंगा। जिसे सुनकर क्रेलिन और हेडो चौंक जाते हैं और डॉक्टर हेडो के हाथों वाले मशीन पर उसके स्पाई का एक बीप मैसेज आता है, जिसे देखकर डॉक्टर हेडो उसे एक्टिवेट करता है और उसका भी एक इलेक्ट्रिक अटैक सीधा क्रेलिन पर कर देता है। और उसी बीच डॉक्टर हेडो ये भी बता रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि वो ग्रैंडफादर की रेड रिबन आर्मी के साथ काम करे, और अगर अब रेड रिबन आर्मी वही काम दोबारा करना चाहती है तो ये मेरे गोल से थोड़ा अलग चीज हो जाएगा। अब यहीं पर क्रेलिन पर अटैक होने की वजह से क्रेलिन ये बातें नहीं सुन पाता है और उस कार पर से भी वो कूद जाता है। और उस स्पाई बी के अटैक को सुनकर मैगेंटा और कार्मिन भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लगते हैं कि आखिर वो चीज है क्या। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्रेलिन उस स्पाई बी पर एक अटैक करके उसे पीछे ही गिरा चुकी है, और वो अब कार पर जैसे ही आराम करने लगता है, दोबारा स्पाई बी उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और क्रेलिन उससे बचने के लिए उससे लड़ने लगता है, जहाँ वो स्पाई बी छोटे ही होने की वजह से काफी तेज होती है, जिससे वो क्रेलिन का ध्यान भटका देती है। और इन्हीं सब के बीच डॉक्टर हेडो ये बता रहा होता है कि तुम्हें पता है ना मैं सुपर हीरोज का कितना फैन हूँ, तो मैं कुछ ज्यादा बुरा चीजें नहीं करना चाहता जिससे इस वर्ल्ड पर परेशानी आए। अब डॉक्टर हेडो और मैगेंटा में ऐसे ही बातें चल रही होती है कि वो कैसे सुपर हीरो को बनाना चाहते हैं और कैसे इस वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं, जहाँ मैगेंटा डॉक्टर हेडो को बस मस्का लगाते हुए ये बातें कह रहा होता है, जहाँ मैगेंटा मस्का लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एंड्रॉइड्स को बनाने के लिए 1 बिलियन दूंगा। और इन बातों को सुन के तब भी डॉक्टर हेडो मना करता है, लेकिन वहीं पर कार्मिन अपनी गन निकालकर उसे धमकाने की कोशिश करने की सोचता है, लेकिन वहीं पर मैगेंटा उसे रोक देता है, जिसे देखकर डॉक्टर हेडो कहता है कि वैसे तुमने मुझ पर भी कोई चॉइस नहीं छोड़ी है कि मैं तुम्हारे साथ अगर काम नहीं करता हूँ तो तुम मुझ पर गन पॉइंट करोगे। वैसे तुम्हें मैं बता दूं कि मेरे स्किन में मैंने स्पेशल ड्रग को लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पर ऐसी चीजें काम नहीं करेगी। और इसके अलावा तुम ये भी मत भूलो कि मेरे पास अभी हाचिमारू है, जो कि एंड्रॉइड के साथ साथ इंसानों के कुछ हिस्से पर अगर वो डंक मारे तो वो शायद ही एक डंक तक जिंदा रह पाएंगे। अब डॉक्टर हेडो जैसे ही कहता है, कहानी दोबारा क्रेलिन की तरफ जाती है और क्रेलिन यहाँ पर अब भी उस स्पाई बी से लड़ रहा होता है, और वो स्पाई बी वहाँ पर अपनी पॉइजन स्टिंग को बाहर निकालकर उस पर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर क्रेलिन थोड़ा घबरा जाता है और सीरियस हो जाता है और उस पर अपनी गन निकाल कर अटैक करने लगता है, जिसका अटैक सीधा अब उस बी पर लगता है और वो उसको खाने के बाद अलग जाके गिरती है। और इसको देखकर कार्मिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और गाड़ी को काफी तेज घुमाने लगता है। अब इसी बीच डॉक्टर हेडो ये कह देता है कि मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एंड्रॉइड्स की एक अच्छी हिस्ट्री बनाएगी और तुम मुझे अच्छा खासा बजट दे रहे हो, तो बस इसी
इसीलिए ये है, बाकी और तुम जो करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैगेंटा काफी तेजी से कार को घुमाते हुए वहां से भागने लगता है और वहां से घबराते हुए अब कारमिन भी काफी तेजी से वहां पर गाड़ी ले जाने लगता है, जिसे देखकर मैगेंटा कहता है कि थोड़ा आराम से चलाओ। अब यहाँ पर डॉक्टर हेडो और मैगेंटा का भी ध्यान उस एनिमे पर जाता है। अब यहाँ डॉक्टर हेडो कहता है कि वैसे तुम ये सब चीजें कर क्यों रहे हो, जहाँ मैगेंटा बताता है कि हम उस ग्रुप को हराना चाहते हैं जिसने सेल को हराया था। तो डॉक्टर हेडो कहता है कि क्या सैटर्न ने? मैगेंटा कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका संबंध उनके साथ है, लेकिन हमारे रिसर्च के अनुसार वो बुल्मा के कैप्सूल कॉर्पोरेशन में कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो कि उनके साथ ही रहते हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर हेडो चौंक जाता है कि क्या कैप्सूल कॉर्पोरेशन उसी के ही बेटे ने मुझे जेल में पहुंचाया था। जिसे सुनकर मैगेंटा कहता है कि तो अब तो बात रही ही नहीं, तुम अब हमारे साथ काम करोगे, तो अब जल्दी करते हैं। अब मैगेंटा बताता है कि वो दिखाई तो ह्यूमंस जैसे ही रहते हैं, लेकिन वो एलियंस जैसे हैं, क्योंकि मैंने उनमें से एक को उड़ता हुआ भी देखा है और वो शायद से ये प्लान बना रहे हैं कि वो कैप्सूल कॉर्पोरेशन में रहकर इस पूरे अर्थ को वो अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर हेडो चिढ़ जाता है कि क्या वो खुद को सुपर हीरो बनाने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, वैसे सच में इविल तो वही है। अब मैगेंटा बताता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन माजिन बू और पिक्लो जैसे लोग को भी अपने साथ रखता है और इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि रेड रिबन आर्मी बस इन सब चीजों को साफ करके अच्छा काम करना चाहते हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर हेडो कहता है कि हाँ, ये कुछ सुपर हीरो जैसा सुनाई दे रहा है। अब ऐसा बोल के वो अपने हाथ में एक बटन दबाता है, जिससे वो हाचिमारू अब एक इविल तरीके से एक्टिवेट होके दोबारा उठ जाती है और यहाँ मैगेंटा और डॉक्टर हेडो दोनों आपस में अब जुड़ जाते हैं और वो भी अब तेजी से सीधा क्रेलिन की तरफ बढ़ती है अटैक करने के लिए और वो एक पावरफुल अटैक को सीधा और वो भी एक पावरफुल स्पीड के साथ सीधा क्रेलिन पर अटैक करती है, जिसे खाकर क्रेलिन काफी तेजी से जाकर कार से अलग गिरता है और वहीं पर बेहोश होकर पड़ा रहता है। अब यहाँ डॉक्टर हेडो और रेड रिबन आर्मी आपस में जुड़कर खुश होते हुए वहां से तेजी से निकल जाती है। अब कहानी दोबारा पिक्लो और पेन की तरफ जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ आधे घंटे बीत चुके हैं और वो दोनों काफी देर से वहां पर ट्रेनिंग करने में लगे होते हैं और काफी तेजी से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। जहां पेन हैरान होकर पिक्लो को देख रही होती है और पिक्लो उससे कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारा जोश खत्म हो गया क्या? जिसे सुनकर पेन तेजी से पिक्लो की तरफ बढ़ती है और पंच मारने के लिए सीधा उसके सामने से सीधा उसके ऊपर की तरफ कूद जाती है और उसके पीछे जाके एक तेजी से भरा किक सीधा पिक्लो को मारने के लिए जाती है, जिसे पिक्लो तुरंत देखकर डिफेंस करता है और उसे अपने एक हाथ से मारकर ही दूर फेंक देता है, जिसे खाकर पेन सीधा चट्टान से टकराती है और पिक्लो उसको देखकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? पेन कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पिक्लो अब कहता है कि चलो आज के लिए इतना ही खत्म होता है और अब वो दोनों वहाँ बैठकर पानी पीने लगते हैं और अब बातें करने लगते हैं और पेन पिक्लो को भी पानी देती है, जिसे देखकर पिक्लो खुश होता है और गोहान के बारे में बात करने लगता है कि तुम अपने पिता के मुताबिक तो अच्छा कर रही हो। जिसे सुनकर पेन कहती है कि तो मुझे अब टीच करो कि फायर की ब्लास्ट कैसे करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि गोटेन और ट्रंक्स ये कैसे करते हैं अपने हाथों से। पिक्लो अब वहाँ बैठे हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि ये चीज थोड़ी मुश्किल है और इस चीज को करने के लिए तुम्हें अपने बेसिक को सुधारना पड़ेगा और उस मुकाबले में तुम तो अभी उड़ना भी नहीं जानती हो। जिसे सुन के पेन कहती है कि ये बहुत मुश्किल है। फिर पिक्लो कहता है कि हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन एक बार ट्राई करके तो देखो। अब उसको ट्राई करने के लिए पेन दोबारा जाके वहाँ खड़ी हो जाती है और उड़ने की कोशिश करने के लिए अपनी पावर को जमा करने लगती है और पिक्लो वहाँ बैठे हुए कहता है कि इस पर ज्यादा फोर्स मत करो, अपनी इच्छा को बढ़ाओ और अपनी की को कंट्रोल करके कोशिश करो। जिसे सुनकर अब पेन अपने मन को शांत करती है और अपनी की को इकट्ठा करने लगती है, जहाँ उसकी की धीरे धीरे इकट्ठा तो होने लगती है और उसके आसपास की हवा तेज तो होने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर उड़ नहीं पाती और कहती है कि ये किसी काम का नहीं है। और अब पिक्लो कहता है कि वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, तुम अभी सिर्फ 3 साल की हो, तुम्हारे पास अभी काफी टाइम है और वैसे भी तुम्हारे पास सेयन ब्लड है, तो एक दिन ये तुम्हारे लिए काफी इजी तो रहेगा ही। अब वहाँ पेन शांति से बैठकर पिक्लो से पूछती है कि पिक्लो सान, कि क्या ये सच है कि पापा अगर थोड़ी कोशिश करे तो वो ग्रैंपा से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं? पिक्लो ये सुनकर कहता है कि ग्रैंपा और तुम्हारा मतलब गोकू, वैसे ये एक दिन हो तो सकता है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। और अब पेन कहती है कि वैसे मैंने पापा को कभी फाइट करते हुए नहीं देखा। अब पिक्लो कहता है कि क्योंकि उसे अभी लड़ने की जरूरत पड़ी ही नहीं है और जब जरूरत पड़ेगी तो वो टाइम भी आएगा। अब वो वहाँ पर ऐसे ही बात करते हुए पेन कहती है कि अब मैं अपने आप ही घर चली जाऊंगी और वहाँ पर वो काफी तेज भागते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर पिक्लो स्माइल कर रहा होता है और हम वहाँ देखते हैं कि पेन कैसे तेजी से दौड़ते हुए, चट्टानों से कूदते हुए और पेड़ों पे लटकते हुए काफी तेजी से वहाँ जा रही होती है। और अब कहानी दोबारा पिक्लो पर आती है और अगला दिन हो जाता है और अब पिक्लो एक चट्टान के ऊपर बैठा होता है और खुद का ध्यान लगा रहा होता है और वो चट्टान पिक्लो की पावर्स की वजह से उसके साथ वहाँ उड़ रही होती है। लेकिन उसी समय पिक्लो का ध्यान टूटता है क्योंकि उसका
उसका मोबाइल रिंग कर रहा होता है, जिसको देखकर वो चिढ़ता है और वहाँ वो खुद को शांत करता है, जिससे वो उड़ता हुआ चट्टान का हिस्सा भी वापस नीचे आ जाता है और वो सीधा अपने घर की तरफ बढ़ता है और उस फोन को उठाता है जहाँ उसकी कॉल विडल से होती है। अब यहाँ पर ऐसे ही कहानी चलती है और जहाँ विडल बताती है कि मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में बिजी हूँ, तो क्या तुम पेन को दोबारा वापस ला सकती हो। जिसे सुनकर पिकलो कहता है कि गोहान क्या कर रहा है, उसे भेजो। अब विडल और पिकलो में ऐसे ही बहस होती रहती है और पिकलो इस चीज के लिए अब मान जाता है और अब पिकलो ये सब सुनकर चिढ़ जाता है और सीधा गोहान की तरफ जाता है और कहानी अब गोहान के घर की तरफ होती है और पिकलो वहाँ पर जाकर उसके खिड़की को खटखटाता है और उसे चिल्लाकर बाहर निकलने के लिए कहता है और गोहान पिकलो को देखकर बाहर निकल कर आता है और उनसे कहता है कि अच्छा आपको फिर से पेन को लेने जाना है। जिसे सुनकर पिकलो चिढ़ के पूछता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। गोहान बताता है कि मैं एक नई चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ, एक कीड़ा है जो कि साइंस की तरह चमकता है। यहाँ पिकलो ये सुनकर बिल्कुल चिढ़ जाता है और कहता है मैं तुमसे ये सब पूछने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ तुम अपने बच्चे को लेने नहीं जा सकते हो और तुम थोड़ी ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हो। अगर किसी समय पर तुम्हें लड़ना पड़ जाए, कोई डेंजर तुम्हारे ऊपर आ जाए तो तुम क्या करोगे। जिसे सुनकर स्माइल करते हुए गोहान कहता है कि वैसे इस सब के लिए डैड और वेजिटा तो है ही। और इस बात को सुनते ही पिकलो एक पावरफुल अटैक गोहान पर कर देता है, जिसे गोहान ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन पिकलो एक और पंच सीधा गोहान के पेट में दे मारता है, जिसे खाकर गोहान अब अपने पेट को पकड़ लेता है और पिकलो स्माइल करते हुए कहता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि तुम ट्रेनिंग नहीं करते हो। और ऐसा कह के अपने भारी पोशाक को उसे पहना देता है। अब ये तुम्हें पुरानी यादों को याद दिलाएगा। और ऐसा कह के पिकलो कहता है कि मैं पेन को ले आऊंगा और गोहान के घर से वहां से चला जाता है और दोबारा अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और वो अपने ध्यान को एकत्रित करते हुए उस चट्टान को दोबारा अपने साथ हवा में फ्लोट कराने लगता है। लेकिन उसी समय उसका ध्यान भटकता है और वो दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है और उसी टाइम उस पर एक पावरफुल अटैक आता है, जिस पर पिकलो का ध्यान भी उसी समय चला जाता है और वो अटैक आकर सीधा उसी चट्टान से टकराता है, जहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ धूल बिखर जाती है। और जब धूल हटती है तो पिकलो वहाँ खड़ा होता है और उस नए विलन की तरफ देख रहा होता है जिसने उस पर अटैक किया होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जिसने मेरी ट्रेनिंग में दखल दिया है। और जो वो वहाँ खड़ा होता है वो होता है गामा 2 और वो पिकलो से कहता है कि तुम ही वो पिकलो डायमा हो। पिकलो कहता है कि माफ करना, अब मैं सिर्फ पिकलो हूँ। गामा 2 कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ। पिकलो कहता है ये बहुत बड़ी कहानी है, वैसे तुम हो कौन ओल्ड फैशन हीरो। अब गामा 2 मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम इसे रेट्रो भी कह सकते थे। और ऐसा कहकर वो अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये अभी भी एक सीक्रेट है। और अब इसी समय पर पिकलो का ध्यान उसके आर्म पैच पर जाता है जिस पर रेड रिबन आर्मी का लोगो होता है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो देखो अब ये चैप्टर तुम्हें जैसा भी लगा हो, लेकिन मेरी नरेशन के लिए एक लाइक जरूर कर देना। और तुम्हें ये दिख ही रहा होगा कि इन्होंने बस मूवी को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब और थोड़े डायलॉग्स को बढ़ाते हुए वापस मांगा में दिखाया है। अब जैसे भी तुम्हारे राय है इसको कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब आगे धीरे धीरे अच्छी स्टोरीज आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।